एक सास की 5 विधवा बहू। मानिकपुर गांव में रहने वाली मंजुला के 5 बेटे थे। उसका पति शोभनाथ पेशे से एक कपड़ा व्यापारी था। कुछ वर्षों पहले शोभनाथ का स्वर्गवास हो गया। समय के साथ मंजुला के सभी बेटे सयाने हो गए और उन्होंने अपने पिता के सीमित कपड़ों के कारोबार को बड़े उद्योग के कारखाने में शुमार कर दिया। पूरे गांव में उन्हीं के चर्चे हुआ करते थे। अरे मंजुला के 5 बेटों ने मिलकर उसका तो मान ही बढ़ा दिया है। पहले तो पिता के छोटे मोटे कारोबार को इतना फैलाया और उसी कमाई से इतना चौरस घर खड़ा कर दिया। 100% सच कहत गोपाल भाई। इतना अमीर रईस होवे के बजाय भी रत्ती भर का भी अहंकार नहीं मंजुला के मन में। जरूर पिछले जन्म में ये बहुत पुण्य किए होगी, तब ही जाके ये घोर कलयुग में इका 5 पांडव पुत्र का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये तो रहे लोगों के विचार। आइए एक नजर मंजुला के सोचने के नजरिए पर प्रकाशित करते हैं। अरे मेरे 5 पांडवों, जरा यहाँ तो आना। माँ, कारखाने पर जाने के लिए देरी हो रही है, सांझ को बात हो सकती है। अरे काम काज के प्रति इतना भी क्या मशरूफ हो गए हो तुम लोग, जो पल भर के लिए अपनी माँ के पास नहीं बैठ सकते। राजेश भैया, आप माँ की बात सुन लो, हम चारों भाई कारखाने जा रहे हैं। अरे ठहरो, मुझे तुम 5 से बातचीत करनी है। ये तस्वीरें देखो, मैंने इन लड़कियों को तुम 5 भाइयों के लिए पसंद किया है। सभी खानदानी और रईस घराने की हैं। ऐसा सुनकर 5 भाई एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं और प्रीतम कहता है, माँ, ऊपर वाले की दया से आपके 5 बेटे अपने पैरों पर खड़े हैं। शुरुआत से हम 5 भाई की सोच रही है कि हम किसी गरीब की बेटी का हाथ थामे। प्रीतम सही कह रहा है। अरे बौरा गए हो तुम 5। अगर मैं किसी गरीब की बेटियों को ब्याह कर लाऊंगी तो लोग सैकड़ों बातें बनाएंगे। गरीब अमीर का कोई मेल नहीं। माँ, आपको जमाने की पड़ी है। जरा सोचिए, किसी गरीब की बेटियों का हाथ थामने से एक पिता को साहूकार का कर्जदार नहीं होना पड़ेगा। अपने 5 बेटों की बातें सुनकर मंजुला भावुक हो जाती है और कहती है, अरे ठीक है, अब बस भी करो। जब देखो 5 मिलकर पांडवों की तरह पाठ पढ़ाते हो। गरीब की बेटियों का ही बसेरा बनेगा यहाँ। खुश। मंजुला अपने बेटों के ब्याह के लिए रिश्ते तलाशने लगती है। उसकी ये तलाश रामपुर गांव में रहने वाले गरीब भीमा की 5 बेटियों अनु, जूही, भार्गवी, संजना और मालविका पर खत्म होती है। बड़े ही धूमधाम से मंजुला अपने 5 बेटों का ब्याह रचाकर 5 बहुएं घर लाती है। मेरी 5 बहू, इस अक्षत कलश को अपना दाहिना पांव लगाकर गृह प्रवेश करो। थोड़ी देर में रस्में शुरू होती हैं, जहाँ झुमरी कहती है, अरे मंजुला, हम सब तो सोच रहे कि तुम जो इतना अमीर हो तो जरूर कोनो बड़े की बेटी के बहू बनाओगी, मगर तुम्हारी 5 बहू है तो बड़ी गरीब हैं। लगता है बेचारियों का बाप बड़ा गरीब था, तभी तो कुछ भी दान दहेज न दे सका। झुमरी की बातें 5 बहुओं को झकझोर कर रख देती हैं, मगर सब कुछ इतने पर भी खत्म नहीं होता। झुमरी के जाते ही मंजुला अपनी बहुओं की गरीबी का बुरा बखान करते हुए कहती है, जाने कैसा भिखारी बाप है इनका। अरे पाव भर मिठाई भी संग नहीं भेज सका। कल सवेरे तक ये झुमरी झूम झूम कर पूरे गांव भर में ढिंढोरा पीट देगी कि मेरी बहू गरीब घर से है। मंजुला की बातें सुनकर उसके बेटे कहते हैं, माँ, अभी हम 5 की पत्नी को आए पल भर भी नहीं हुआ और आप इन बेचारियों को इतना कुछ कह रही हैं। मंजुला की कड़वी बोली उसकी बहुओं के दिलों को अंदर तक भेद रही होती हैं। देखते देखते दिन सप्ताह और सप्ताह महीने भर में बीत जाते हैं। एक सांझ झुमरी मंजुला के पास आती है। अरे मंजुला, गजब हुई गवा। अरे ऐसा भी क्या हो गया है जो तेरी सांस से ऊपर नीचे हो रही है? अरे तुम्हारे बेटों के कपड़े कारखाने में गंभीर आग लग गई है। तुम्हारे 5वें बेटे कर्मचारी समेत ढेर हो गए। ये सुनकर मंजुला कारखाने की ओर दौड़ती है, जहाँ सब कुछ धू धू करके जल रहा होता है। अपने बेटे के जले हुए शव देखकर मंजुला स्तब्ध रह जाती है। बेटों की मौत उसको गहरे सोग में डाल देती है। कुछ दिन बाद हम 5 के पति की मौत का सासू माँ को गहरा सदमा लगा है। उन्हें सदमे से उभरने के लिए हमको कुछ करना होगा। सासू माँ की खातिर वो कपड़ों का कारखाना महज एक कारोबार नहीं, बल्कि माँ जी के खातिर सब कुछ था। सदमे में जाने के चलते सासू माँ शायद पुरानी स्मृतियों में जा चुकी हैं। सासू माँ को शायद इसका भी आभास नहीं कि उनकी 5 बहुएं विधवा हो चुकी हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, अब हम 5 बहुएं साथ मिलकर सासू माँ को इस सदमे के समंदर से बाहर निकाल कर ही रहेंगे। इसके खातिर हम उस कारखाने को पुनः खड़ा करेंगे। मंजुला को सोप से बाहर लाने के लिए उसकी 5 विधवा बहुएं हिम्मत और मेहनत के पति बांध कर नए सिरे से शुरुआत करती हैं। हमारे पति जितना भी पैसा छोड़कर गए थे, वो तो कारखाने की बिगड़ी दशा सुधारने में लग गए। अब आगे क्या होगा? उसका भी बंदोबस्त हो जाएगा। मगर कैसे? अरे माँ जी ने हम 5 बहुओं को मुंह दिखाई में सोने के पुश्तैनी जेवर दिए थे। सासू माँ ने वो पुश्तैनी जेवर हमें संभालने को दिए थे।
अनु, हम पांचों विधवा हो चुकी हैं, पहले ही अपने पतियों को खो चुकी हैं। अगर सासू माँ को सदमे से बाहर लाना है तो इस कारखाने की काया पलट करनी ही होगी, जो बिना पैसे के संभव नहीं। पांचों घर आकर अपने गहनों को निकालती हैं और जूही कहती है, अगर जेवर से पूर्ति ना हो तो ये मंगलसूत्र भी मोल में दे देना। इनका अब हम विधवाओं के जीवन में क्या काम। अगले सवेरे पांचों बहुएं अपनी सास को व्हील चेयर पर कारखाने लेकर आती हैं और पांचों मिलकर पर्दा हटाकर अपनी सास को पकड़ के कारखाने का उद्घाटन करवाती हैं। देखी सासू माँ, हमने उस कारखाने को फिर से खड़ा कर दिया जो खाक में मिल गया था। माँ जी, आपको इस सदमे से हकीकत का सामना करना ही होगा। आखिर अब कब तक आप चुप रहेंगी। एकाएक व्हील चेयर पर बैठी मंजुला अपनी पांचों विधवा बहुओं को सफेद साड़ी में लिपटा देखकर अपनी पलकें झपकाती है। तुमने देखा सासू माँ ने अपनी पलकें झपकाई, शायद माँ जी हमें सुन पा रही हैं। मंजुला का हाथ पांव हिलने लगता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जिसके बाद उसकी बहुएं उसे घर ले आती हैं और उसकी खूब सेवा सहाय करती हैं। एक सप्ताह बाद एकाएक मंजुला अपनी कुर्सी पर खड़ी हो जाती है। ये देखकर मंजुला की पांचों बहुओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अरे देखो बहनों, सासू माँ अपने पैरों पर खड़ी हैं। ईश्वर तेरा लाख लाख शुक्र है जो सासू माँ सदमे से बाहर आ गई। मैं तुम पांचों के प्यार के लायक नहीं। मैंने तुम पांचों पर कितनी ज्यादतियां की है, तुम्हें नीचा दिखाया मगर तुमने उफ तक नहीं किया। एक बेवा का जीवन कितना बुरा होता है, इस दौर से मैं सालों पहले गुजर चुकी हूँ। अगर तुम पांचों चाहती तो मेरे बेटे के जाने के बाद चली जाती, मगर तुम पांचों ने विधवा होने के बाद भी मेरे लिए इस दहलीज को पार नहीं किया और मुझे सदमे के समंदर से निकाल लाई। एकाएक पूरा गांव मंजुला को बात करते हुए सुनता है और झुमरी कहती है, अरे मंजुला, सारी गलती सरासर हमारी है। अगर हम वो रोज फूट ना डालती तो तुम अपनी पोतहू को प्यार से रखती। वो कहते हैं ना, सच्चे हीरे की परख जौहरी को होती है, और हम तो झुमरी हैं। झुमरी की बात पर पूरा गांव हंस पड़ता है और मंजुला अपनी पांचों विधवा बहुओं को गले से लगाकर कहती है, मेरी प्यारी बहुओं, आज से ये मंजुला सास बनकर नहीं, माँ बनकर अपने बेटों से बढ़कर प्यार रखेगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अक्सर सुख में सभी साथी बनते हैं, मगर जो इंसान आपके दुख दर्द में साझेदारी दिखाए वो खास होता है। मंजुला की पांचों बहुएं पति को खोने के बावजूद भी अंत तक सास के संग बनी रहीं, जो रिश्तों के प्रति उनकी बड़ी प्रीति को दर्शाता है। चाय बेचने वाली प्रेग्नेंट बहू। सूरजपुर गांव में नैना नाम की एक लड़की अपनी मां चंदा के साथ रहती थी। चंदा की आखिरी सांसें चल रही थी और वो जीते जी अपनी बेटी की शादी करवाना चाहती थी। और इस तरह चंदा अपनी बेटी नैना से बोलती है, बेटा नैना, मैं तेरी शादी अपने जीते जी देखना चाहती हूँ। क्या तुम शादी के लिए तैयार हो? माँ, आप मेरे लिए कुछ कर रही हैं, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप अपनी बेटी के लिए कुछ सोच समझ कर रही हैं। आप जो भी कर रही हैं अच्छा ही कर रही हैं। मैं आपकी किसी भी बात को नहीं काट सकती। उसकी ये बात सुनकर चंदा उसे गले लगा लेती है और अगले एक हफ्ते बाद नैना की शादी विकी नाम के लड़के से करवा देती है। नैना अपने ससुराल खूब सारा सोना लेकर जाती है, लेकिन घर की जरूरत का सामान वो अपने मायके में ही छोड़ देती है। अगले दिन जब नैना की मुंह दिखाई होती है, तब सभी लोग नैना की सास सुनंदा से बोलते हैं, अरे सुनंदा, तेरी बहू तो सोने के जेवर से लदी पड़ी है। आखिर ये इतने सोने लेकर कहाँ से आई है? लेकर कहाँ से आएगी? अपने मायके से लेकर आई है। सही है, तेरी बहू तो बहुत ही अमीर घराने से, इतना पैसा कहाँ लेकर जाएगी? तेरा बेटा भी तो इतना कमाता है और बहू भी इतने पैसे वाली है। मुंह दिखाई की रस्म अब खत्म हो जाती है और इस तरह अब नैना अपने पति विकी और अपनी सास सुनंदा के साथ खुशी से रहने लगी। कुछ दिन तो वो खुशी से रहने लगी, लेकिन कुछ दिन बाद उसके ही मोहल्ले में एक शादी होती है, जहां उसकी पड़ोसन की बहू भर भर कर दहेज लाती है। ये देखकर अब सुनंदा को जलन होने लगी और वो आए दिन अपनी बहू के ऊपर ताने कसने लगी। अरे ओ करमजली, कहाँ मर गई? देख तो मेरी पड़ोसन की बहू कितना सारा दहेज लेकर आई है, और तू क्या लाई है? सिर्फ और सिर्फ सोने लेकर आई है। कम से कम घर का कुछ सामान तो ले आती। लेकिन मम्मी जी, घर में पहले से इतना सारा सामान है। मैं घर में इतने सारे सामान लाकर वेस्ट नहीं करना चाहती और ना ही अपनी माँ के पैसे खर्च कराना चाहती हूँ। ओहो, बढ़िया ही पैसे वाली। इतना सारा तेरे पास पैसा, तू उस पैसे का करेगी क्या? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। अरे थोड़ा बहुत पैसा अगर हमें दे देगी तो इसमें बुराई क्या है? मम्मी जी, मैं इस घर में घर की जरूरतों का सामान नहीं लाने वाली। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ नैना का पति विकी आ जाता है और अपनी बीवी को अपनी माँ से जुबान लड़ाते हुए देखता है
और वो गुस्से में नैना को थप्पड़ ही थप्पड़ मारने लगता है। थप्पड़ मारते वक्त वो उसे बोलता है, तुझको शर्म नहीं आ रही है क्या? तू मेरी माँ से जुबान लड़ा रही है? अरे थोड़ा तो शर्म कर ले। वो उसे इतना मारता है कि बेचारी नैना बेहोश होकर नीचे गिर जाती है, लेकिन विक्की और सुनंदा दोनों में से ही किसी ने नैना को नहीं उठाया। अब इस तरह नैना के ऊपर आए दिन विक्की और सुनंदा दोनों ही अत्याचार करने लगे। वो दोनों उसे बेरहमी से मारते पीटते, लेकिन नैना कुछ नहीं बोलती। एक दिन वो अपने कमरे में रोते हुए अपनी माँ की फोटो को देखकर बोलती है, माँ, मैं कैसे भूखे नंगे के घर में आ गई। ये लोग तो बहुत ही लालची हैं। लेकिन तुमने मुझे एक बात समझाई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक लड़की का ससुराल उसका हमेशा से घर रहता है। जिस दिन लड़की की विदाई होती है उस दिन के बाद से उसका ससुराल ही सब कुछ होता है। मायके से ही लड़की की डोली उठती है और उसके ससुराल से उसकी अर्थी ही उठती है। इसलिए मैं अपना ससुराल छोड़कर नहीं आ रही। मेरा यहाँ रहने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता, लेकिन तुम्हारी इज्जत के कारण मुझे यहाँ रहना पड़ रहा है। इतना कहकर वो रोते हुए सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ उसको सोता हुआ देख विक्की और सुनंदा आपस में बात करते हुए बोलते हैं, बेटा, इस करमजली का हम क्या करें? करना क्या है माँ, इसको कल अपने घर से धक्के मारकर निकाल देते हैं। लेकिन माँ याद रखना, इसको अपने घर से फेंकने से पहले इसका सारा पैसा और सोना छीन लेना है। इतना कहकर वो दोनों आधी रात को नैना के सारे गहने छीन चुरा लेते हैं और अगली सुबह विक्की उसे धक्के मारकर निकाल देता है। वो बेचारी दरवाजे को पीट कर रोती रहती है, लेकिन विक्की घर का दरवाजा नहीं खोलता और बेचारी नैना रोते हुए स्टेशन की तरफ निकल जाती है। वो रोते रोते खुद से बोलती है, देखो ना माँ, आज कैसा दिन आ गया। मेरे पास तुम्हारा सब कुछ होते हुए भी मैं तुम्हारे पास नहीं आ रही। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही बातों पर चल रही हूँ। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने मायके नहीं आऊंगी। तुम चिंता मत करो माँ, मैं तुम्हारा नाम कभी भी नहीं डुबाऊंगी। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, मैं हमेशा मुस्कुराती रहूंगी। वो इतना बोलती है कि तभी वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है और थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तब उसका जी मचलने के साथ साथ उल्टियां भी होने लगती हैं। इस तरह अब वो समझ जाती है कि वो प्रेग्नेंट है। बेचारी खुद का पेट पालने के लिए रोड पर भीख मांगने लगी, लेकिन उसे कोई भी भीख नहीं देता। इस तरह वो भीख मांगते मांगते एक स्टेशन पर जा पहुंची। नैना अब स्टेशन पर भी भीख मांगने लगी कि तभी वो वहां देखती है कि एक आदमी का पर्स नीचे गिर गया। वो उसे उठाकर उस आदमी को देती है और बोलती है, साहब, आपका पर्स नीचे गिर गया है, आप इसे ले लीजिए। उसकी ईमानदारी देख वो आदमी नैना से बोलता है, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी बेईमानी नहीं है। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद मुझे वो मेरा पर्स कभी भी नहीं देता, क्योंकि इस पर्स में लाखों रुपए हैं। इतना कहकर वो आदमी नैना को 2000 का नोट पकड़ा देता है और वहां से चला जाता है। उस 2000 को देखकर नैना खुद से बोलती है, मेरे पास 2000 रुपए हैं, क्यों ना मैं इस पैसे को किसी काम में इस्तेमाल करूं। यहाँ पर मुझे एक भी चाय वाला नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए मैं अपनी एक चाय की दुकान खोलूंगी। इतना कहकर नैना चाय का सामान लाती है और चाय बनाकर केतली में वो चाय बेचना शुरू कर देती है। धीरे धीरे उसकी चाय की बिक्री बहुत ही ज्यादा होने लगी। वो ट्रेन में जाकर चाय बेचती। इस तरह अब नैना की बिक्री बढ़ती ही जा रही थी और देखते ही देखते 6 महीने बीत जाते हैं। अब वो एक बिजनेस विमन बन जाती है। वो अकेली ही अपने चाय का बिजनेस संभालती। उसके पास घर, पैसा, गाड़ी, हर एक चीज आ गई जिसकी उसे जरूरत थी। एक तरफ तो नैना खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ विक्की और सुनंदा रोड पर आ गए थे। वो लोगों से भीख मांगते और खाते। एक बार नैना अपनी कार से अपने ऑफिस की तरफ जा रही थी कि तभी उसकी कार के आगे उसका पति विक्की आ जाता है और उसकी कार से टक्कर खाकर नीचे गिर जाता है। नैना अपनी कार को तुरंत रोकती है और बाहर आकर देखती है तो उसे उसका पति विक्की दिखाई देता है। उसे देखकर वो उसको उठाती है और बोलती है, अरे विक्की जी, आप इस तरह इतनी तेज धूप में रोड पर इस तरह क्यों भटक रहे हैं? नैना को इतने ठाट बाट में देखकर विक्की को अब अपने किए पर पछतावा होता है और वो नैना से बोलता है, नैना मुझे माफ कर दो। तुम मेरे घर की लक्ष्मी थी। मैंने और मेरी माँ ने तुम पर कितना जुल्म किया, तुम पर इतना अत्याचार किया, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं कहा और सारा दर्द सहती गई। जब से हमने तुम्हें निकाला तब से हमारी जिंदगी झंड हो गई। हम पर धीरे धीरे कर्जा बढ़ गया, मेरी जॉब छूट गई। अपना पेट पालने के लिए हमने अपना घर तक बेच दिया और आज देखो हम रोड पर आ गए। विक्की की बात नैना ध्यानपूर्वक सुन रही थी। वो दोनों बात कर रहे थे कि तभी सुनंदा भी वहां आ जाती है और अपनी बहू से माफी मांगते हुए बोलती है, बहू,
मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा किया है। तू हमें रहने का कोई ठिकाना दे दे जहाँ हम अपना सर छुपा सकें। नैना उन दोनों की ये हालत देखकर उनसे बोलती है। मम्मी जी, विक्की जी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आज मैं इतनी बड़ी बिजनेस वुमेन हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है। आप लोग दूसरी जगह सर क्यों छिपाएंगे? जो मेरा है वो आपका भी है, इसलिए आप लोगों को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मेरा घर आपका भी तो है। उसका इतना बड़ा दिल देखकर विक्की और सुनंदा को खुद के किए पर बहुत पछतावा होता है और इस बार वो दोनों ही सुधर चुके थे और नैना के साथ उसके घर पर जाकर खुशी से वो तीनों एक साथ रहने लगे। इसलिए कहते हैं कि किसी के साथ कभी भी बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान सब देख रहा है। वो कहते हैं ना, कर्मा इज सेइंग, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। मम्मा, आज मेरा बर्थडे है, चलो मेरी बर्थडे पार्टी मनाते हैं। पीहू, तुम जिंदा हो? पीहू मेरी बच्ची, तुमने मुझे कितना सताया, आखिर तुम मेरे पास आ ही गई। आओ पीहू, मुझे गले से लगाओ। मम्मा, आपने मेरा हाथ छोड़ दिया था। मम्मा, वो बहुत डरावना था, उसने मुझे यहाँ मारा, यहाँ भी मारा और उसने मेरा गला भी काट दिया। मम्मा, आपने मुझे उसके साथ क्यों छोड़ा? पीहू मेरी बच्ची, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया था, तुम गलत समझ रही हो, वो सिर्फ एक छलावा है। इतने में पीहू एक खंजर निकालती है और उससे अपनी माँ कोयल का गला काट देती है, जिसके बाद कोयल तड़प तड़प कर वहीं मर जाती है। मम्मा, उसने कहा यहाँ बर्थडे मनाना मना है। मम्मा, मुझे माफ कर दो। तभी अचानक से कोई पीहू के पैर पकड़ के उसे खींचता हुआ एक कमरे में ले जाता है और इतने में एक आवाज आती है। पीहू मेरी प्यारी बेटी, उठ जाओ, सुबह हो गई है। अपनी दादी की आवाज सुनकर पीहू घबराते हुए उठती है, जिसके बाद उसकी दादी उसकी ये हालत देखकर कहती है, अरे पीहू, क्या हुआ बेटा? तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? क्या दोबारा से तुमने फिर वही सपना देखा? पीहू अब बड़ी हो चुकी थी और वो बहुत सुंदर भी थी। पीहू को अक्सर उसकी माँ के बुरे बुरे सपने आया करते थे। नहीं दादी, कुछ नहीं, आप तो जानती हो ना, हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है। कभी ना कभी माँ का मुझे एक डरावना सपना जरूर आता है। तभी दादी की नजर टेबल पर रखे हुए ताबीज के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर दादी कहती है, कितनी बार कहा है अपने गले से ताबीज को मत निकाला करो। जब भी तुम इस ताबीज को उतारती हो तो तुम्हें तुम्हारी माँ के सपने सताने लगते हैं और तुम हो कि मेरी बात सुनती ही नहीं। ये लो, अभी से पहन लो और जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, तुम्हारे पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है दादी, अभी आती हूँ। दादी नीचे चली जाती है और पीहू रेडी होने के बाद नीचे अपने पापा से मिलने जाती है। पीहू को देखकर उसके पिता उसे गले से लगा लेते हैं और उससे कहते हैं, गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी बच्ची पीहू। तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, अपनी आंखें बंद करो। पीहू अपनी आंखें बंद कर लेती है, जिसके बाद किशोर उसका हाथ पकड़ के उसके हाथों में एक कार की चाबी रखकर कहता है, अब अपनी आंखें खोलो और अपने इस अच्छे दिन को पूरी तरह एंजॉय करो। हाँ? कार की चाबी देखकर पीहू खुशी से झूमने लगती है और अपने पापा को गले से लगाकर कहती है, वाह पापा, मेरे अभी तक के सभी बर्थडे में सबसे अच्छा तोहफा इस बर्थडे पर आपने दिया है। यू आर द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड। ये कहकर वो फौरन अपनी कार में जाकर बैठ जाती है और उसे चलाकर अपने कॉलेज ले जाती है, जिसके बाद वो अपने कुछ खास दोस्तों को अपने बर्थडे की पार्टी देने के लिए अपनी कार में बिठाकर उन्हें कॉलेज से ले जाती है। अरे पीहू, क्या कार है? तो क्या प्लान है तेरी बर्थडे पार्टी का? पता नहीं, अभी कुछ सोचा नहीं। बोलो, तुम्हें कहाँ जाना है? मैं एक जगह जानता हूँ जहाँ हम तुम्हारे बर्थडे को बहुत अच्छे से मना सकते हैं और बहुत मजा भी आएगा। तो फिर देर किस बात की है, चलो चलते हैं। तुषार ड्राइविंग करने लगता है और ड्राइविंग करते करते रात होने लगती है। अरे तुषार, कब तक ड्राइविंग करता रहेगा? कहीं तो गाड़ी रोक। तभी अचानक से तुषार कार रोकता है और सबसे कहता है, ये है गैलेरिया कॉटेज, जहां हम अपने पेरेंट्स के साथ घूमने के लिए आया करते थे। गैलेरिया कॉटेज कई साल पहले ही बंद हो चुका था। एक दुर्घटना के दौरान कॉटेज को बंद कर दिया गया था, लेकिन इस कॉटेज में सब लोग अपना बर्थडे मनाने आया करते थे। गाइस, मुझे नहीं लगता कि हमें इसके अंदर जाना चाहिए।
अरे चलना, बहुत मजा आएगा, पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तुषार और गुंजन पीहू को गैलेरिया कॉटेज के अंदर ले जाते हैं, जिसके बाद वे लोग कॉटेज में घूमने लगते हैं और अपनी पुरानी यादों को ताजा करने लगते हैं। तभी अचानक से पीहू को अजीब सी घबराहट होने लगती है। गाइस चलो चलते हैं यहाँ से, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तभी तुषार एक केक के ऊपर मोमबत्ती लगा कर लाता है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पीहू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये सब देखकर गुंजन बहुत खुश हो जाती है और उनके साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने लगती है। लेकिन तभी कॉटेज के अंदर से एक औरत के रोने की आवाज आती है। पीहू, पीहू बच्ची तुम आ गई, मम्मा तुम्हारा इंतजार कर रही थी बेटा। ये कैसी आवाज थी? यहाँ कुछ तो है। तुमने सही कहा था कि हमारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं। तुषार गुंजन और पीहू को वहां से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गैलेरिया कॉटेज का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और चारों तरफ से एक चुड़ैल के हंसने की आवाज आने लगती है। कहाँ जा रहे हो? यहाँ कोई एक बार आता है तो दोबारा वापस नहीं जाता। तभी अचानक से कोई तुषार और गुंजन के पैर पकड़ता है और उन्हें खींचता हुआ वहां से एक बंद कमरे में ले जाता है और फिर एक अजीब और भयानक आवाज आती है। यहाँ बर्थडे पार्टी मनाना मना है, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। पीहू डर से कांपने लगती है। तभी उसकी स्वर्गीय माँ चुड़ैल उसके सामने आती है। तुम मेरी बच्ची को डराना बंद करो, आज उसका बर्थडे है। चुड़ैल के ये कहते ही कॉटेज के चारों तरफ एक अजीब आवाज गूंजने लगती है। यहाँ बर्थडे पार्टी मनाना मना है, जिसे सुनकर पीहू अपने कानों पर हाथ रख लेती है और रोते हुए कहती है, इस आवाज को बंद करो, मेरे कान फट जाएंगे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। खंजर से तुमने मुझे मार दिया और मेरी गलती क्या थी? बच्ची, मैं तो सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहती थी। उस रात मैंने जो देखा मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। तुम एक कमरे में किसी दूसरे आदमी के साथ थी। मेरे अंदर की आत्मा टूट चुकी थी, जिसके बाद किसी ने मेरे पैर पकड़े और मुझे कमरे में ले गए। उसके बाद मुझे खुद के ऊपर काबू ही नहीं था। मैंने आपको नहीं मारा, मैं होश में नहीं थी। मुझे माफ कर दो माँ, मैं आज भी आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी। पीहू की ये बात सुनकर चुड़ैल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो पीहू से कहती है, वो सिर्फ एक छलावा था। जो इस कॉलेज में प्रेत आत्मा है वो लोगों को छलावा दिखाती है और उनके अपनों को ही उन्हीं के हाथों मरवा देती है। लेकिन बेटी, तुम इस कॉटेज में दोबारा क्यों आई हो? हाँ, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अब कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास ताबीज है। जैसे ही पीहू अपने गले पर हाथ लगाकर ताबीज देखती है, उसके गले से ताबीज गायब हो जाता है। अरे ये क्या? मेरे गले का ताबीज कहाँ गया? दादी ने सुबह ही तो पहनाया था। कहा था ना, यहाँ पर बर्थडे पार्टी मनाना मना है। कुछ समय पहले मैं अपनी बेटी को यहाँ उसके बर्थडे पर लेकर आया था, लेकिन अफसोस की एक दुर्घटना की वजह से मेरी इस कॉटेज में मृत्यु हो गई और मेरी बेचारी बेटी इसी कॉटेज में रोते रोते मर गई। कॉटेज वालों ने बदनामी से बचने के लिए हमारी लाश को कॉटेज के बेसमेंट में दफना दिया और मरने के बाद मुझे शांति नहीं मिली। अब मैं यहाँ किसी को भी बर्थडे पार्टी करने नहीं दूंगा। तभी एक अदृश्य भूत पीहू की माँ की चुड़ैल के ऊपर काबू कर लेता है और उसे उसी की बेटी को मारने के लिए मजबूर कर देता है, जिसके बाद चुड़ैल पीहू को मारने ही वाली होती है। तभी अचानक से गैलेरिया कॉटेज का दरवाजा खुलता है और सामने पीहू की दादी हाथ में ताबीज लिए खड़ी होती है, जिनके हाथों में 2 कांच की बोतल भी थी और वो मंत्र का जाप करने लगती हैं। जिस मंत्र को सुनते ही चुड़ैल और अदृश्य भूत उन कांच की बोतल में कैद हो जाते हैं। दादी तुरंत उनका ढक्कन लगाकर पीहू के गले में ताबीज पहनाकर उसे बाहर ले आती हैं। पीहू तुरंत अपनी कार चलाती है और रास्ते में जब एक समंदर आता है तो उसकी दादी उन दोनों कांच की बोतल को उस समंदर के अंदर फेंक देती हैं, जिसके बाद वे वहां से चले जाते हैं और खुशी खुशी अपने घर रहने लगते हैं। रामपुर गांव में रामलाल अपनी 3 बेटी काव्या, नव्या और प्रिया के साथ रहता था। रामलाल एक गरीब मजदूर था जिसने अकेले ही अपनी बेटियों की जरूरतों को पूरा किया। ऐसे ही एक दिन रामलाल के घर में लकड़ियां खत्म हो जाती हैं तो वो कहता है,
बेटा, जंगल में जाकर मैं कुछ लकड़ियां काट कर ले आता हूँ। तुम सब ख्याल रखना अपना। पिताजी, थोड़ी लकड़ी थी जिससे चूल्हा जल गया था, मैंने चाय बना दी है तो आप चाय पी लीजिए। रामलाल चाय पीकर हाथ में कुल्हाड़ी लिए जंगल की ओर निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर काव्या, नव्या, प्रिया अपने शैम्पू लेकर गांव की तरफ चली जाती हैं। तभी एक दरवाजे पर खटखटाकर काव्या अपने सिर से शैम्पू की टोकरी नीचे उतार कर रख देती है और बोलती है, अरे ओ काकी, शैम्पू ले लो शैम्पू, खास रीठा और गुड़हल के फूल से बना है, बहुत ही अच्छा है। अरे नहीं नहीं, अब मुझे नहीं चाहिए, मेरे बचे खुचे बाल खराब हो गए तो मैं तो टकली हो जाऊंगी, नहीं चाहिए मुझे। अरे काकी, एक बार लगा कर तो देखो। नव्या की बात सुनकर वो काकी खरीद लेती हैं और पहली बोनी होने पर उसे 10 रुपए की छूट भी दे देती है। ये देखकर प्रिया नव्या के कान में धीरे से बोलती है, अरे ये काव्या पागल है क्या, जो पहली बोनी की कमाई के आधे पैसे वापस कर दिए? हाँ, पता नहीं ये काव्या इतना दान पुण्य का काम क्यों करती है। कल भी किसी सड़क किनारे बुढ़िया को पैसे दे दिए। हाँ नव्या। इतना बोलकर तीनों आगे बढ़ जाती हैं और अपने शैम्पू बेचने लगती हैं। वहीं कड़ी धूप में थका हुआ रामलाल कुल्हाड़ी से अब भी लकड़ियां काट रहा था। तभी उसे आवाज सी आने लगती है। रामलाल एक बार को लकड़ी काटना छोड़ देता है, फिर से काटने लगता है। जल्दी से लकड़ियां इकट्ठा कर लूं, बड़ी गर्मी हो रही है। रामलाल लकड़ी काटकर बांधता ही है कि एक भागता हुआ हिरन उसके पास से गुजरता है और वहीं बेहोश हो जाता है। रामलाल उस हिरन को देखकर कहता है, अरे ये हिरन तो बहुत घायल है, किसी ने इसे तीर से घात पहुंचाई है, बहुत खून निकल रहा है। रामलाल ये कहकर उस हिरन के गमछा बांधकर उसे ठेले पर अपने घर ले आता है। ये देखकर उसकी बेटियां बोलती हैं, पिताजी ये क्या अब हिरन को घर क्यों ले आए? अरे ये हिरन तो घायल है। अरे हाँ पिताजी, आप यहाँ बैठ जाइए, पानी पीजिए। अरे ये हिरन तो बिल्कुल भी चलने की हालत में नहीं है। मैं हिरन को हल्दी का लेप लगा देती हूँ, जिससे वो हिरन जल्दी ठीक हो जाएगा। प्रिया, जरा पानी देना। मैं नहीं कर रही थी, आप खुद ही कर लो। कोई नहीं, मैं खुद ही कर लूंगी। काव्या इतना बोलकर खुद ही काम करने लगती है। 4 दिन बीत जाते हैं। काव्या और रामलाल अच्छे से उस हिरन का ख्याल रखते हैं। वहीं दूसरी ओर नव्या, प्रिया थोड़ा घमंडी और कामचोर किस्म की थी, जिस वजह से वो काव्या का हाथ नहीं बटाती थी। हिरन को घास खिलाते हुए उसके सिर पर प्यार से हाथ रखकर काव्या कहती है, हे प्यारे से हिरन, अब तुम ठीक तो हो ना? आशा करती हूँ मैंने तुम्हारा ख्याल अच्छे से रखा होगा। अब तुम पहले जैसे चल भी सकते हो और दौड़ भी सकते हो। चलो खा लो तुम। ये बोलकर काव्या चली जाती है। अगली सुबह काव्या जब अपने बाल बना रही थी तब उसके बाल अचानक से बहुत टूट गए। ये देखकर वो बहुत रोने लगी। तभी नव्या आती है और कहती है, अरे काव्या तू रो क्यों रही है? और तेरे बाल, ओहो मुझे माफ कर दे, मैं बताना भूल गई। उस शैम्पू की खाली बोतल में मैंने मिट्टी का तेल भर दिया था। देख, तेरी वजह से सारे बाल खराब हो गए और बदबू इतनी आ रही है कि क्या बोलूं। कितने सारे बाल टूट गए मेरे। ये चीज हिरन देख लेता है और उसी शैम्पू पर जादू कर देता है। तभी नव्या उसे एक शैम्पू देकर दोबारा बाल धोने को बोलती है। ये वही शैम्पू होता है जिस पर उस हिरन ने जादू किया था। कुछ देर बाद जब काव्या बाल धोकर बाहर आती है तो उसके बाल सोने के बन जाते हैं। ये देख दोनों बहनें हैरान हो जाती हैं और कहती हैं, हाँ काव्या, तेरे ये बाल तो अभी इतने खराब थे, ये सोने के कैसे बन गए? हाँ काव्या दी, तुम्हारे बाल सोने के कैसे बन गए? क्या किया तुमने ऐसा? क्या? मेरे बाल सोने के? तभी नव्या उसे शीशा लाकर दिखा देती है। ये देखकर काव्या खुद शॉक्ड हो जाती है और कहती है, हाँ ये तो सच में मेरे बाल सोने के हो गए, पर कैसे? तुम परेशान थी ना, इसलिए। ये आवाज कहाँ से आई? तभी हिरन एक देवता के रूप में आ जाता है और बोलता है, तुमने मेरी इतनी सेवा की, इसलिए
मैंने तुम्हें सोने के बाल का वरदान दिया है और तुम्हारे पिताजी ने भी मेरी सेवा की, इतने दिन मेरा ख्याल रखा, उससे मुझे तुम्हारी नेक दिली का पता चला। इसलिए अब तुम्हें किसी गरीबी का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। इन सोने के बाल को तोड़कर तुम बेचकर कुछ भी खरीद सकती हो। काश काव्या की तरह हमें भी सोने के बाल मिलते। अपनी बहनों को उदास देखकर वो बोलती है, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये वरदान दिया, लेकिन मुझे ये वरदान अपनी दोनों बहनों के लिए भी चाहिए। मैं उन्हें ऐसे नहीं देख सकती। तथास्तु, तुम दोनों बहनों के बाल भी सोने के हो जाएंगे। उसी चमत्कारी शैम्पू का इस्तेमाल करना, लेकिन याद रखना, यदि तुम तीनों में से किसी ने भी गरीब इंसान का दिल दुखाया तो स्मरण रहे, तुम्हारे सोने के बाल हमेशा के लिए लुप्त हो जाएंगे। ये बोलकर वो मृग देवता गायब हो जाते हैं। दोनों बहनें उस शैम्पू का इस्तेमाल करती हैं और उनके बाल भी सोने के बाल हो जाते हैं, जिसके बाद दोनों बहनें शीशे में देखकर कहती हैं, वाह प्रिया, देख तो मेरे सोने के बाल कितने अच्छे लग रहे हैं। सबसे ज्यादा खूबसूरत तो मैं लग रही हूँ। हाय मेरे प्यारे सोने के बाल। तुम दोनों बहुत सुंदर लग रही हो, मुझसे भी ज्यादा। अच्छा, तुम्हें याद है ना उन मृग देवता ने क्या बोला था? तुम किसी का भी दिल मत दुखाना, वरना बाल गायब हो जाएंगे। काव्या, तुम अपने आप को ज्यादा आदर्शवादी और हमें पागल समझती हो क्या? हम ऐसा क्यों करेंगे भला? चल प्रिया, चलते हैं। ये बोलकर नव्या और प्रिया बाहर चली जाती है, जिससे पूरे गांव वाले उन सोने के बाल वाली दोनों बहनों को देखते हैं और काव्या भी रामलाल को बता देती है। ऐसे ही एक बार रामलाल के घर में पैसे, राशन सब चली जाती है। तभी अचानक से काव्या को उस मृग देवता की बात याद आती है। अपने बाल तोड़कर वो बोलती है, ये सही रहेगा। अब इन सोने के बाल को बेचकर मैं घर की जरूरत का सामान ले आती हूँ, बिजली बिल भी भर दूंगी। पिताजी, अब आप परेशान मत होइए। काव्या ये कहकर सोने के टूटे बालों को बेचकर घर में राशन, पैसे और बिजली ले आती है। वहीं दूसरी ओर दोनों बहनें किसी की मदद नहीं करती। अपने बाल को बेचकर दोनों नए कपड़े और मेकअप करने लग गईं। पैसे आने के बाद दोनों का स्वभाव और बदल जाता है। ऐसे ही एक दिन उनके दरवाजे पर एक बूढ़ी अम्मा आती हैं और कुछ खाने को मांगती हैं। नव्या और प्रिया कहती है, हमारे घर पर अभी कुछ भी नहीं बना है अम्मा, इसीलिए हम आपको कुछ दे नहीं सकते। अरे, ये तुम दोनों क्या कह रही हो? किसी को खाली हाथ नहीं भेजते। अम्मा, आप रुकिए। काव्या अंदर से उन्हें कुछ फल लाकर दे देती है। वक्त बीतता है। यदि कोई बीमार होता या कोई पैसों से तंग होता तो काव्या अपना सोने का बाल तोड़कर उनकी मदद कर दिया करती थी, लेकिन बाकी दो बहनें ऐसा नहीं करती थीं। अगले दिन तीनों बहनें मंदिर जाती हैं। वहीं मंदिर के बाहर कुछ भिखारी बैठे होते हैं जो प्रिया और नव्या से खाना और पैसे मांगते हैं। अरे बेटा, मेरी मदद करो, कुछ पैसे दे दो, 2 दिन से कुछ ठीक से खाया नहीं है। मेरी पत्नी घर पर बीमार है बेटा, कुछ पैसे दे दो। ओहो, अब इनको भी पैसे दो। हम काव्या थोड़ी हैं जो अपने सोने के कीमती बाल तोड़कर बांटते रहेंगे। हाँ, हम नहीं देंगे, चलो। अरे बेटा, ऐसे मत जाओ। मेरी मदद करो, रहम खाओ मुझ पर। दोनों उस भिखारी की बात को टाल देते हैं। उनका दिल दुखाती है, जिसकी वजह से तुरंत उन दोनों के सोने के बाल गायब हो जाते हैं। तभी काव्या वापस आती है और अपनी दोनों बहनों को देखकर हैरानी से बोलती है, ये क्या? तुम दोनों के सोने के बाल कहाँ गए? अरे हमारे बाल को क्या हुआ? हमारे सोने के बाल को। अरे हमारे बाल को क्या हुआ? हमारे सोने के बाल को। दोनों को जब अपने गायब बालों का पता चलता है तो वो बहुत रोने लगती हैं और समझ जाती हैं कि उन्होंने किसी गरीब का दिल दुखाया है। काव्या उनसे पूछकर उस गरीब की मदद करती है। दोनों को अपनी गलती का पछतावा होता है
और हमेशा के लिए वो दोनों बहनें टकली बनकर रह जाती हैं। वहीं आज भी अपने नेक दिल और अच्छे व्यवहार की वजह से काव्या के सोने के बाल आज भी उसके साथ हैं। गांव की चुड़ैल मोची। एक गांव में एक बसंती नाम की औरत रहती थी जो अपने परिवार को पालने के लिए मोची का काम किया करती थी। वो अच्छा खासा कमा लिया करती थी, लेकिन गांव का कोई भी व्यक्ति उससे बात नहीं करता था। गांव के लोगों का यह सोचना था कि वो उनके पैर के जूते पॉलिश करती है, इसलिए वो उनके साथ बात करने लायक नहीं है, जिसकी वजह से गांव वालों ने उसे गांव से थोड़ी सी दूरी पर एक झोपड़ी में रहने की जगह दे रखी थी। एक रोज बसंती अपना सामान उठाकर जूते चप्पल जोड़ने के लिए गांव में पहुंच जाती है। टूटी फूटी चप्पल जुड़वाए, पुराने जूतों पर भी पॉलिश करवाएं और उन्हें नए जैसा चमकवाएं। जो भी छोटे मोटे काम हो बसंती से करवाएं। तभी एक औरत बसंती को आवाज लगाती है। ए बसंती, यहाँ पर आ। देख, ये मेरे पति की चप्पल है, जरा टूट गई है, इन्हें जोड़ दे। अभी जोड़ती हूँ मेम साहब। बसंती तुरंत उसकी चप्पल जोड़ देती है, जिसके बाद वो उस औरत से कहती है, ये लीजिए मेम साहब, 20 रुपया हो गया इन दोनों को जोड़ने का। क्या कहा, 20 रुपए? हे मेरे भगवान, तूने तो गांव वालों को लूटना शुरू कर दिया है। 10 रुपए के काम के तूने 20 रुपए लगा दिए। मेम साहब, कैसी बात कर रही हो? मैंने दोनों चप्पल को अच्छी तरह सिला है। अगर एक चप्पल जोड़नी होती तो मैं केवल 10 रुपए ही लेती, लेकिन तुमने तो दोनों चप्पल जुड़वाई है। अरे हाँ, मुझे मत सिखा। ये ले अपने 20 रुपए और चलती बन यहाँ से। ऐसे ही दिन भर लोगों के ताने सुनकर और मेहनत करके बेचारी बसंती पैसा कमाया करती थी, लेकिन ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी से वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। एक दिन रात को सोते समय वो अपने मन ही मन सोचती है, क्या फायदा ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी जीने का, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। कम से कम दुनिया की ऐसी बातें तो सुनने को नहीं मिलेंगी। ऐसे सोचकर वो बेचारी सो जाती है, जिसके बाद अगले दिन सुबह फिर से वो अपना मोची का सामान उठाकर काम करने के लिए निकल जाती है। जिसके बाद दिन भर गांव में लोगों के चप्पल जोड़ने के बाद जैसे ही दोपहर होती है वो आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे आकर सो जाती है। तभी वहां से गांव का मुखिया गुजर रहा होता है, लेकिन अचानक से उसका पैर एक लकड़ी के टुकड़े में जाकर फंस जाता है, जिसकी वजह से उसकी चप्पल टूट जाती है। ओहो, ये क्या हो गया? अरे मेरी तो चप्पल टूट गई। तभी मुखिया की नजर बसंती के ऊपर पड़ती है, जिसे देखने के बाद वो अपने मुनीम से कहता है, अरे मुनीम जी, लगता है वहां गांव की मोची बसंती आराम कर रही है। उसका आराम मुझे खल रहा है, उसे उठाओ और बोलो मेरे पैर की चप्पल को जोड़ेगी। मुनीम मुखिया की बात सुनकर बसंती को जगाने के लिए चला जाता है। बसंती पहले ही मुखिया की बातें सुन लेती है, जिसकी वजह से बसंती मुनीम से कहती है, ये मेरा आराम करने का वक्त है, इस समय मैं किसी का कोई काम नहीं करूंगी। अगर आपको चप्पल जुड़वानी है तो दूसरा कोई मोची ढूंढ लीजिए। बसंती की ये बात मुखिया को तीर की तरह चुभ जाती है, जिसके बाद उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी छड़ी से बसंती को सोते हुए मारने लगता है। तेरी इतनी औकात कि तू मुखिया के काम को मना करेगी? रुक, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। मुखिया बसंती को बहुत देर तक मारता रहता है, जिसके बाद बेचारी बसंती तड़प तड़प कर वहीं मर जाती है और मुखिया मुनीम के साथ वहां से चला जाता है। मरने के बाद बसंती की आत्मा को शांति नहीं मिलती और वो एक बहुत भयानक चुड़ैल में बदल जाती है। इन गांव के लोगों के अंदर बिल्कुल भी इंसानियत नाम की चीज नहीं है। इन्होंने एक बार भी मेरे और मेरे परिवार के बारे में नहीं सोचा और हमेशा मुझे और मेरे परिवार के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। अब मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। मैं चुड़ैल बनने के बाद भी मोची का काम करती रहूंगी और इन्हें सबक सिखाऊंगी। ऐसा सोचकर चुड़ैल अपना रूप बदल लेती है और दोबारा से काम शुरू करने लगती है। आओ आओ गांव वालों, अपनी टूटी फूटी चप्पल जुड़वाने, पुराने जूतों पर पॉलिश करवाने या उन्हें नया बनवाने और बसंती के टैलेंट का फायदा उठाओ। गांव के कई लोग चुड़ैल के पास अपनी टूटी फूटी चप्पल ले आते हैं, जिसके बाद चुड़ैल बैठकर सबकी चप्पलें सिल कर दे देती है और वहां से चली जाती है। धीरे धीरे रात होने लगती है। रात होने के बाद जिसकी चुड़ैल ने चप्पल सिली थी, उनके पैरों पर एक बहुत भयानक एलर्जी हो जाती है, जिसकी वजह से उनके पैर फूलकर हाथी जैसे मोटे हो जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है, गांव के सभी लोग उस एलर्जी से परेशान होकर आपस में बात करने लगते हैं। अरे कोई मेरी मदद करो, अरे मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पैरों में बहुत खुजली हो रही है, मेरे पैर सूजकर मोटे हो गए हैं। अरे कोई मेरी मदद करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है,
मेरे पैरों में बहुत खुजली हो रही है। मेरे पैर सूजकर मोटे हो गए हैं। अरे अरे मेरे पैरों में भी ऐसा हो रहा है। देखो देखो कैसे सूजकर हाथी जैसे हो गए हैं। अरे भैया बहुत दर्द हो रहा है और खुजली तो पूछो ही मत। गांव के कई लोगों के पैरों में बिल्कुल वैसा ही हो गया था, जिसकी वजह से गांव के सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। ये सब देख चुड़ैल अपने आप से कहती है आखिरकार अब इन गांव वालों को पता चलेगा कि किसी के साथ बुरा बर्ताव करने का नतीजा कैसा होता है। अगर कोई इंसान मोची का काम करता है तो क्या उसकी कोई इज्जत नहीं होती या उसका कोई समाज में सम्मान नहीं होता। ऐसी सोच रखने वालों के लिए ऐसा होना बहुत जरूरी होता है। आज मुझे बहुत सुकून मिला। इतना कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है, जिसके बाद गांव के लोग अपने पैर को ठीक करने के लिए आयुर्वेदिक चीजें भी इस्तेमाल करते हैं और वैद्य से इलाज भी करवाते हैं, लेकिन कोई भी असर नहीं पड़ता। जिसके बाद एक दिन गांव के अंदर एक अघोरी बाबा पहुंच जाते हैं, जो गांव की हालत को देखकर गांव वालों से कहते हैं, ये सब क्या हो गया है? तुम लोगों के पैरों को ये सब किसने किया? क्या बताएं बाबा, एक रात के बाद गांव में कई लोगों के पैरों में ये सब हो गया। कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि ये हुआ कैसे। ये सब अघोरी बाबा को थोड़ा अटपटा सा लगता है, जिसके बाद अघोरी बाबा अपनी तंत्र विद्या का उपयोग करके उस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें चुड़ैल के वास का संकेत मिलता है। गांव वालों, तुम्हारे गांव में एक बहुत भयानक चुड़ैल का वास है। उस चुड़ैल का तुम लोगों ने बहुत दिल दुखाया है, जिसकी वजह से उसने ये सब किया है। इसका तोड़ भी उसी के पास है, हमें उसे बुलाना होगा। चुड़ैल का नाम सुनकर गांव के सभी लोग बहुत अचंभित हो जाते हैं, जिसके बाद कंचन कहती है, बाबा कुछ भी करो, उस चुड़ैल को यहाँ बुलाओ और उससे हमारे पैरों को ठीक करवाओ, नहीं तो हम लोग इस एलर्जी से पीड़ित होकर मर जाएंगे। देखते ही देखते ये बीमारी हम एक दूसरे से फैलती जा रही है। हमारी वजह से और भी कई लोगों को एलर्जी हो गई है। कंचन की बात सुनने के बाद अघोरी बाबा अपने मंत्रों का उपचार करके गांव में चुड़ैल को बुलाते हैं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः। अघोरी के मंत्र पढ़ने से चुड़ैल उसके सामने प्रकट होती है, जिसके बाद चुड़ैल अघोरी से कहती है, अघोरी तू यहाँ क्या करने आया है? चला जा यहाँ से, ये मेरा गांव है। इस गांव के लोगों को बचाने की कोशिश मत करियो, वरना तेरा भी बहुत बुरा हाल कर दूंगी मैं। देख चुड़ैल, जो तू इन गांव वालों के साथ कर रही है वो ठीक नहीं है। आखिर तू ऐसा क्यों कर रही है? इन गांव वालों के अंदर बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है, जिसकी सजा तो इन्हें मिलनी ही चाहिए। इतना कहकर चुड़ैल अघोरी बाबा को अपने साथ हुई पूरी घटना के बारे में बताती है, जिसे सुनकर अघोरी को भी बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। जिसके बाद अघोरी बाबा गांव वालों से कहता है, देखो गांव वालों, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हर इंसान का काम उसके लिए महत्वपूर्ण होता है, इसलिए किसी को उसके काम से उसकी तुलना नहीं करनी चाहिए। अघोरी की बात सुनने के बाद गांव के सभी लोगों को अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस होती है, जिसके बाद सभी लोग मिलकर चुड़ैल से माफी मांगते हैं। तभी गांव का मुखिया कहता है, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, जो मुझसे हुआ वो बहुत बड़ी गलती थी। आज मुझे एक बहुत अच्छा सबक मिला है, मैं जिंदगी में कभी किसी का अपमान नहीं करूंगा। देखो, जो तुम्हारे साथ हुआ उसे भूल जाओ और ये सब ठीक करके यहाँ से चली जाओ, इसी में सबकी भलाई है। गांव के हर एक आदमी को उनकी गलती का पछतावा है, अब तुम भी उन्हें माफ कर दो। अघोरी बाबा की बात सुनकर चुड़ैल अपनी शक्तियों से सबको ठीक कर देती है और वहां से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है।